रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण बाद की ये तैयारी है। और ये देखिए यहाँ पर जो तमाम जो बड़े नेता वो आपको दिख रहे हैं। ये जो मंत्रिमंडल उनका पूरा परिवार यहाँ पर नजर आ रहा है, प्रवेश और उनके जो साथ के लोग यहाँ पर हैं। और इस सब के बीच में जो ये तस्वीरें हैं रामलीला मैदान में, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी के लिए ये दिन ऐतिहासिक रहा है। चित्रा, आप सुन पा रहे हैं क्या? अंकित, मुझे लग रहा है कि नेताओं के तौर पर आज रेखा गुप्ता का दिन था, तो पत्रकारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका दिन रहा। इतने कम समय में इतने बड़े बड़े दिग्गजों का इंटरव्यू करने का मौका आपको तुरंत मिल गया। इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले क्षण में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। जिस तरह से यहाँ जो सरकार थी वो 10 सालों से दिल्ली को लूटा है, और आप लोग जो विकास के काम, जो योजनाएं, मैनिफेस्टो, वो सब लागू करेंगे। 100% पहली कैबिनेट की मिनिस्ट्री में हम पास करके उसको लागू करेंगे। और 11 साल की जो सरकार ने दिल्ली के का वो बेहाल कर रखा है, उसको जल्द से दुरुस्त करना, क्योंकि मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आपको दिल्ली बदलते, सुंदर, संवरती, अच्छी दिल्ली, आपको वातावरण, शुद्ध वातावरण आपको मिलेगी। आपको कैसा लग रहा है पहली बार विधायक? लेकिन इससे पहले हम लोग आपसे बात कर रहे थे एक विधायक होने के नाते, लेकिन आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कहेंगी? मुख्यमंत्री होने के नाते क्या कहेंगी? तो फिलहाल रेखा गुप्ता, लेकिन अब क्योंकि भी है तो रेखा कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार बड़े नेताओं की एक लंबी कतार। और अशोक गोयल विधायक हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अशोक जी, जितने वादे किए थे वो पूरे करने हैं, जिम्मेदारी बड़ी है। निश्चित रूप से सारे वादे पूरे होंगे, मोदी पूरे होने की गारंटी। और दिल्ली बेहतर दिल्ली बनेगी, दिल्ली के अच्छे दिन आ गए। रवि नेगी क्या कहेंगे? अब वादा पूरा करना है, जिम्मेदारी बड़ी है। हाँ, तो फिलहाल अभी जो है रवि नेगी से भी बात कर लेते हैं। अब जो है क्या कहेंगे? भाई 27 साल बाद जो संघर्ष किया हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और वो दिन आ गया। और मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली में ऐतिहासिक काम होगा। ऐतिहासिक काम होगा, जो वादा किया है वो पूरा करेंगे, ये कहना है रवि नेगी का। और भी बहुत सारे विधायक भी हैं यहाँ पर। और हालांकि हमने जो है रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने तो कुछ ज्यादा नहीं कहा क्योंकि वो सुरक्षा घेरे में है। लेकिन कई सारे और मंत्री और विधायक, कपिल मिश्रा, कपिल पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बताइए कि प्राथमिक हम लोग कैबिनेट की बैठक कब होने जा रही है? क्या यमुना घाट भी जाएंगे? आज ही होगी कैबिनेट की। यमुना घाट भी जाने की तैयारी? उसमें निर्णय लिया जाएगा। उसी में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 25 रुपए महिलाओं को देने का वादा था पहली कैबिनेट में, आज होने जा रहा है। देखिए सेल्फी भी तो हो ही रही है, ये भी बता दीजिए। 25 रुपए महिलाओं को देने का वादा था। हर वादा पूरा होगा, हर वादा पूरा होगा, हर वादा पूरा होगा, कहना है कपिल मिश्रा का। और भी कई सारे यहाँ पर नेता मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की। प्रमोद सावंत जी, प्रमोद जी, दिल्ली में बहुत लंबे समय बाद बीजेपी की वापसी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार 27 सालों के बाद आई है। माननीय मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, मैडम रेखा गुप्ता जी का भी अभिनंदन करता हूँ। मोदी जी का अभिनंदन, रेखा गुप्ता जी का अभिनंदन, और भी बहुत सारे चेहरे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक उन तमाम जो चेहरों को भी बता सके जो कि यहाँ पर दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हैं, या जो बड़े चेहरे जो अभी भी यहाँ पर, बहुत सारे जो बड़े नेता हैं, हमने उनसे बातचीत की है। और भी कई सारे नेता हैं। कपिल, हमको उस साइड में चलना होगा जहां पर इस वक्त अभी मौजूदा मंत्रिमंडल मौजूद है। और देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है, एक दूसरे से गले मिल करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वो जगह है जहां पर तमाम मंत्रिमंडल से जुड़े हुए बड़े चेहरे अभी भी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम और मंत्रियों से भी बात कर सके। आशीष सूद हमको नजर आए थे, फिलहाल अभी दिखे रहेंगे, लेकिन संभवतः वो यहीं पर हैं, तो कोशिश करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दिन इन तमाम बीजेपी नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जो कि पिछले 26-27 साल से इंतजार कर रहे थे। मनजिंदर सिंह सिरसा जिनसे हमने अभी बात की थी, तरुण चुग नजर आ रहे हैं, मंच का संचालन कर रहे थे। तरुण जी, बहुत लंबा इंतजार। ऐतिहासिक अद्भुत कार्यक्रम था। ऐसे लग रहा था पूरी दिल्ली उमड़ी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए, नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देने के लिए। और पूरा एनडीए भी यहाँ नजर आ गया। एनडीए, प्रधानमंत्री जी का औरा,
उनके गरीबों के प्रति समर्पण, विकसित भारत का उनका संकल्प स्पष्ट है। और निश्चित रूप से विकसित भारत के अंदर मेरी दिल्ली भी विकसित हो, आगे बढ़े, तेजी से बढ़े और दिल्ली दुनिया की सबसे बढ़िया कैपिटल बने, उसकी आधारशिला आज रख दी। आधारशिला आज रख दी गई है, दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बने दिल्ली। और यहाँ पर देखिए जो तमाम जो बीजेपी यहाँ पर हालांकि चाय नाश्ता चल रहा है क्योंकि कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अगर ये कुछ विधायकों से यहाँ पर बात कर सकें। अभय वर्मा है यहाँ पर और तमाम जो है नेता। ये बताइए कि अब तो जो है जीत गए हैं, 26-27 साल का लंबा इंतजार। बिल्कुल 27 साल का वनवास काटा और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की जनता ने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है विकास करेगी और अच्छा काम करेगी। विजय गोयल जी हैं। विजय जी, आप लोगों ने तो जो है बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आखिरकार आज वो दिन आया। देखिए, ये इतने सालों का संघर्ष है और दिल्ली की जनता चाहती थी अब दिल्ली का विकास होना चाहिए। दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने स्लम बना दिया था, तो मैं समझता हूँ एक नई शुरुआत हुई है दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान के ऊपर अब ये सारी टीम जुटेगी और दिल्ली का कायाकल्प कर देगी। आप भी जो है विधायकों के साथ में हैं, विधायक आप भी एक जो है लक्ष्मीनगर से विधायक, ये बताइए आप दिल्ली से वादे बहुत किए थे, पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल क्रमबद्ध, चरणबद्ध, समय अनुसार सारे संकल्प पूरे किए जाएंगे और आज कैबिनेट ने शपथ लिया है, सबका हार्दिक अभिनंदन है और आज से ही हम लोग दिल्ली को संवारने और सुधारने पे लग जाएंगे। संवारने और सुधारने पर लग जाएंगे। तो फिलहाल जो है यहाँ पर जो तमाम बड़े नेता और विधायक नजर आ रहे हैं और सभी यही जो है वादा कर रहे हैं, यही दावा कर रहे हैं कि आज से ही काम पर लग जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर अभी भी जो है कई जो परिवार वाले मौजूद हैं, कई जो विधायक मौजूद हैं। हालांकि कई सारे जो बड़े नेता हैं, जो एनडीए से जुड़े हुए बड़े नेता से जिनसे हमने बात की थी, वो यहाँ से निकल भी चुके हैं। कोशिश करते हैं क्योंकि अभी आशीष सूद से हमारी बात नहीं हो पाई है और एक दो मंत्रियों से बात नहीं हो पाई है। नहीं, प्रवेश जी से हमारी बात हो गई, बिल्कुल हो गई है, लेकिन और भी जो है कुछ लोगों से, आशीष सूद जिनका हम इंतजार कर रहे थे। आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। आप बताइए कि क्या है कैबिनेट का, बस कैबिनेट का क्या एजेंडा जी? तो फिलहाल अभी हम लाइव थे, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा था। तो अभी जो ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं, हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये वो पूरा मंत्रिमंडल, हम इस वक्त जो है एबीपी न्यूज़ के माध्यम से दिल्ली का वो मंत्रिमंडल जिसको लेकर के चर्चा थी, हालांकि हमने अपने दर्शकों को पहले जानकारी दी थी। जी देखिए, एक तरफ तो रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई, दिल्ली को नए आकाश पर ले जाए, ऊंचाइयों पर ले जाए, सफलता और विकास के नए पैमाने ये गढ़ें, इसकी पूरी दिल्ली की जनता उम्मीद करती है। और अंकित, आपने भी पिछले आधे घंटे में जितने बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू किए हैं, शायद ही मौजूदा वक्त में कोई भी ऐसा रिपोर्टर होगा जिसको इतने कम समय में इतने लोगों की रिपोर्टिंग का मौका मिला होगा, तो इसके लिए आपको भी बधाई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार, चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी है स्टूडियो में हमारे साथ, आदेश रावल और प्रफुल्ल लगातार जुड़े हुए हैं। चारू, सीधे अब आपका रुख करते हुए आपको बहुत बधाई। दिल्ली में 26 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनाई, अब आगे का एजेंडा क्या रहने वाला है? 3 बड़े काम जो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले करने जा रही है। चित्रा जी नमस्ते। आज बहुत ही खुशी का अवसर है, दिल्ली से ऑफिशियली आपदा चली गई है और रेखा जी ने अब शपथ ले ली है। आने वाले समय में बीजेपी के एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना है, मोदी जी की गारंटी को दिल्ली में लागू करके दिखाना है और इस चीज को हम बिल्कुल हाथ में टाइम टेबल लेकर, घड़ी लेकर कर दिखाएंगे। यमुना जी की सफाई शुरू हो चुकी है, वहां पर शाम की आरती की भी शुरुआत हो चुकी है। कमाल की बात आप ये देखिए कि जब एक पार्टी की और उसके कार्यकर्ताओं की नीयत अच्छी होती है तो काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आम आदमी पार्टी की नीयत कुछ और ही, लेकिन आज शुभ दिन है तो इसीलिए उनके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है। आने वाले समय में हमने ये कहा है 8 मार्च से पहले महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए बिल्कुल पहुंच जाएंगे, उनको सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा और यमुना जी के सामने हम एक बहुत अच्छा सा वॉकवे बनाएंगे जहां पर हम शाम को जा सके। दिल्ली को हमें स्वच्छ बनाना है, जहां पर पानी की समस्या ना हो, जहां पर सड़कों की समस्या ना हो, जहां पर इतनी बसेस हो कि लोग आराम से इधर से उधर ट्रैवल कर सके, ट्रैफिक का कुछ कंजेशन कम हो जाए। दिल्ली के प्रदूषण से हमको लड़ना पड़ेगा और इसके लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा। ये जो सारी समस्या अब तक आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली में थी, इन सबको हम दूर करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी ने एक काम और बहुत गलत,
एक महिला को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन उस समय उन्होंने उस महिला का अपमान किया, दिल्ली की जनता का अपमान किया, देश की हर महिला का अपमान किया, ठीक है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का अपमान किया, क्योंकि बनते ही उनको टेम्परेरी कह दिया गया था, बनते ही उनको रबर स्टैंप कह दिया गया था। अब तो जवाब मिल गया है चारू जी, अब तो आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। और देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई भी चेहरा आज शपथ ग्रहण का हिस्सा नहीं बना, ना ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे, ना ही आतिशी पहुंची, आम आदमी पार्टी से कोई नहीं पहुंचा। हाँ, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर जरूर पहुंचे हुए नजर आए थे, और स्वाति मालीवाल जी वहां पर आम आदमी पार्टी से वो जरूर हैं मौजूदा वक्त में राज्यसभा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब वो फिलहाल मौजूदा वक्त में वो दिखाई देती हैं, तो उनको आपसे जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, हम आपको चेहरा दिखाने और इसी के साथ ही आदेश और प्रफुल्ल से ये सवाल पूछेंगे। देखिए, बहुत जरूरी है देश की आधी आबादी के बारे में जानना। रेखा गुप्ता एक चेहरा जरूर हो सकती हैं, लेकिन उनके जरिए जो देश की महिलाएं हैं उनको साधने की कोशिश किस रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। फिलहाल स्वाति मालीवाल को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आपको देंगे जानकारी। सभा दिल्ली में अभी तक टेबल ही नहीं करी है, तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट स्टेबल हो, जो भी भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो उजागर हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। यमुना मैया से मतलब मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि यमुना मैया जल्द से जल्द साफ करी जाए। आज बहुत दुख की बात है कि पिछले 10 साल में यमुना एक नाला बन के रह गई है, इसको वापस जीवित करना बहुत जरूरी है। एक मिनट हेलो, स्वाति मालीवाल को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया है कि जल्द से जल्द यमुना की साफ सफाई हो, इसकी हम उम्मीद करते हैं। 10 सालों में जो यमुना का पानी वो नाला बनकर रह गया था, हालांकि आपको बताते चले बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ आम आदमी पार्टी से उनका रिश्ता अलग हुए, इसलिए स्वाति मालीवाल को लेकर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं कि पहले से लगातार जब आपका हिस्सा थी तो उस समय कामकाज क्यों नहीं पढ़ा है। लेकिन यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेखा गुप्ता की, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण उनका हो चुका है, और इसी के साथ ही एक नया आगाज राजधानी दिल्ली में हुआ है। एक महिला चेहरा भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत शासन देने के लिए जानी जाती है, यकीनन आतिशी को जिस रूप में सत्ता सौंपी गई थी, यकीनन उस तरह की सत्ता यहां पर नहीं सौंपी गई है। रेखा गुप्ता को एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि चुनाव के दौरान आतिशी को लेकर, मंत्री पद को लेकर जो बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई, यकीनन रेखा गुप्ता को लेकर बीजेपी का कोई भी नेता उस तरह से नहीं कह सकता। दमदार चेहरे के तौर पर उन्होंने न सिर्फ अपनी धमक यहां पर बनाई, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से बड़े, प्रवेश साहिब सिंह एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, आशीष सूद दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं, और 4 और चेहरे, चाहे वो सिरसा हो, चाहे रविंदर इंद्रजात सिंह हो, कपिल मिश्रा हो, पंकज सिंह, सभी ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन अब तक देश में 18 महिला सीएम हुई हैं। शीला दीक्षित के नाम इस दिल्ली ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक 15 साल 25 दिन का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, और सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक महिला मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनकी ओर से बनाया गया है। जे जयललिता 14 साल 124 दिन के लिए रही। ममता बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल की सीएम है, 13 साल 120 दिन अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं। वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 साल 9 दिनों तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई। राबड़ी देवी 7 साल 190 दिन तक रही। मायावती 7 साल 5 दिन तक रही। हालांकि अलग अलग वक्त पर आपको बताते चले उनकी ओर से कमान संभाली गई थी। शशिकला काकोडकर रही थी, नंदिनी सत्यपति, सुचिता कृपलानी रही थी। इस तरह से तमाम वो चेहरे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आप झांक कर देखते तो सिर्फ पश्चिम बंगाल ही वो राज्य आपको नजर आता जहां पर ममता बनर्जी के तौर पर एक महिला मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रही थी। तो कम से कम देश के दिल में, दिल्ली में एक महिला को यह कमान दी गई है, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि महिलाओं की जो आवाज है उसको और मजबूती से उठाने की, और दिल्ली की जनता के भले के लिए जिन उम्मीदों के साथ उनको मैंडेट दिया गया है उस पर रेखा गुप्ता काम करेंगी। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के, और आपको बताते चले 15 फरवरी का दिन था जब राजेश गुप्ता जी एबीपी न्यूज के स्टूडियो आए थे। दिखाइए भाई, उनको दिखा दीजिए, तब मैं ये सवाल करूं उनसे। और हम लोगों ने पर्ची निकलवाई थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत सारी पर्चियां हैं, उनमें से निकालिए। तो 2-2 बार अगर किसी की पर्ची निकली थी तो वो रेखा गुप्ता ही थी, और राजेश गुप्ता के हाथों रेखा गुप्ता की पर्ची निकली थी। तो आज आपकी बात सही साबित हुई। देखिए आपके हाथों में क्या कमाल है, किस्मत आप तय कर रहे हैं। राजेश गुप्ता जी क्या कहेंगे, सीएम पद की शपथ ले ली है रेखा गुप्ता ने। देखिए, मैं बहुत बधाई देता हूं रेखा गुप्ता जी को, और पूरी उम्मीद करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और दिल्ली वासियों की तरफ से कि जो वादे बीजेपी ने करे सत्ता में आने से पहले उनको पूरा करेगी। अभी हमारी बहन ने जो बातें करी कि 8 तारीख को ये चीजें होनी शुरू हो जाएगी, बड़ी अच्छी बात है, करे, हम यही तो चाहते हैं। और नहीं करेंगे तो आपने जो जनता ने हमको काम सौंपा है विपक्ष में बैठने का, एक वॉचडॉग का, कि काम करते हैं
ये नहीं करते हैं और करते हैं तो अगर अच्छा नहीं करते हैं तो उसके लिए हम सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे, यही हमारा काम है। तो आप तो जो शपथ ली है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कोई पहुंचा क्यों नहीं आम आदमी पार्टी? देखिए इतना बड़ा दल तो आम आदमी पार्टी को दिखाना चाहिए था। 11 सालों से आपका शासन था, आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल, कोई नहीं पहुंचा। इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह, रामलीला मैदान से तो आप लोगों का खास नाता रहा है राजेश जी। हम लोगों ने तो आम आदमी पार्टी का अभ्युदय इसी रामलीला मैदान से देखा है, अन्ना आंदोलन के दौरान से ही। लेकिन आज जरा सोचिए, उसी रामलीला मैदान से आप लोगों ने दूरी बनाकर रखी। चित्रा जी, मुझे याद नहीं आता 3 बार अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो क्या भाजपा की तरफ से कोई आया था? डॉक्टर हर्षवर्धन गए थे, 2013 में ही गए थे, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा गए थे तो बहुत अच्छी बात है। 13 में मैं विधायक नहीं था, क्योंकि 15-20 में मैं खुद विधायक था, तो उसका मैं बता सकता हूँ कि मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि कोई बात नहीं। मेरे को जहां तक आपने आतिशी जी ने, गोपाल राय जी ने, खुद अरविंद केजरीवाल जी ने, मैंने ट्विटर हैंडल में उनके देख रहा था, सबने बहुत बधाई दी है रेखा गुप्ता जी को। मैं आपके सामने पूरी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हूँ तो मैं भी बधाई दे रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ बने रहिए। आपने रेखा गुप्ता की जो पर्ची निकाली थी, थोड़ा उसको दिखा देते हैं, उसके बाद सवाल। रेखा गुप्ता निकल जाए, 2 बार रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है। हाँ। लेकिन देखिए 2 बार हमारे स्टूडियो में 15 फरवरी की वो तारीख थी जब राजेश गुप्ता ने पर्ची निकाली थी दूसरी बार, और एक बार हमारे साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे थे, उनकी ओर से पर्ची निकाली गई थी। तो देखिए मतलब क्या कमाल है राजेश गुप्ता जी। और अब एक गुप्ता ने दूसरे गुप्ता को किस अंदाज में बधाई दी है, थोड़ा वो भी बता दीजिए। नहीं, मैं तो बधाई दे रहा हूँ, मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि बधाई है। जितने भी लोग मंत्री बने हैं, जितने भी विजेंद्र गुप्ता जी हमारे स्पीकर साहब बने हैं, एक तरीके से देखा जाए तो पहले अरविंद केजरीवाल जी थे, वो भी उसी समाज से थे, अब मुख्यमंत्री उसी समाज से, स्पीकर उसी समाज से, रामलीला जी थे उसी समाज से। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ, और रामलीला मैदान में शपथ ले रहे हैं जैसे हमने ली थी। मुझे लग रहा है 2 कॉपी ही कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा उसी समाज के वो थे, स्पीकर भी उसी समाज के थे, बिल्कुल 2 कॉपी है। उसी तरीके से रामलीला मैदान में शपथ हमने कहा 2100 देंगे, इन्होंने कहा 2500 देंगे। मुझे लग रहा है कुछ नया नहीं है, मतलब X+1 कर दिया कि हमने 2100 कहा तो उन्होंने 2500 कर दिया। अच्छा, तो कुछ रामलीला मैदान नहीं होता तो शपथ ग्रहण कहाँ हो सकता था? आप ये भी आइडिया दे दीजिए, फिर मैं चारों से सवाल का जवाब ले लूंगी। चित्रा जी, इससे पहले कि अगर आप देखेंगे तो हमेशा ही जैसे शीला जी ने जो शपथ ली वो राजनिवास में ली थी, एलजी साहब के यहाँ पे जाके ली थी। एक बार शायद 76 साल में शाहिद सिंह वर्मा जी ने ली थी। तो ये कभी भी रामलीला में नहीं होती थी। ये शुरुआत हमने करी थी कि हम जनता के सामने, पब्लिक को बुला के, कार्यकर्ताओं के सामने, दिल्ली की जनता के सामने, विधायक और मंत्री को सामने दिखाना चाहते थे। तो ये हमने कहा था राजनीति बदलना है, देखो हमने बदल तो दी है। ये बात तो हम समझ रही थे कि राजनीति बदली है, और एक भी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री नहीं था भाजपा का, ये पहला बनाया गया है, क्योंकि उनको भी पता है कि आतिशी जी यहाँ पर चेहरा थी। ठीक है, अब मैं जरा वो लाइनें पढ़ देती हूँ राजेश जी, उसके बाद में जाऊंगी। देखिए 2013 में जब उन्होंने शपथ ली थी तो गीत गाया था केजरीवाल जी ने, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और उसके आगे की लाइनें भी जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को समझ में नहीं आया और फिर आप लोगों को सत्ता से बाहर होना पड़ा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटे और बड़े में कोई फर्क नहीं रह जाए। ये फिल्म पैगाम का गीत जो मन्ना डे ने गाया था और प्रदीप जी ने जिसको लिखा था। अब देखिए महल का जिक्र वो करते हैं 2013 में अपने गीतों में, और उसके बाद शीश महल के जरिए आप लोग आ जाते हैं प्रकाश में, रोशनी में, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम शीश महल में नहीं रहने जा रहे हैं, हम बिल्कुल आम लोगों की तरह ही रहेंगे। जो सामान्य सुविधा मुख्यमंत्री को दी जाती है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। शीश महल को पब्लिक के लिए म्यूजियम बना दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। देखिए ये तो बीजेपी की ब्रांडिंग का कमाल है, और बहुत सारे लोगों ने उनका उसमें साथ भी दिया कि उन्होंने एक घर को, जो 6 फ्लैगस्टॉप रोड था मुख्यमंत्री आवास, जो आज अगर अरविंद जी मुख्यमंत्री नहीं है तो उनके पास नहीं है, अपने लिए तो एक ईंट भी कहीं नहीं लगाई। आप चाहे तो हरियाणा जाके पता सामने आ रही है, मैं लौटी हूं आपके पास। देखिए जो बैठक होने वाली है उसके ठीक पहले अपने सांसदों से, नेताओं से मुलाकात करती हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये तस्वीरें हैं। उनको फूलों का गुलदस्ता देकर सभी उनको बधाई दे रहे हैं। यकीनन उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के जरिए अब दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। यहाँ पर तमाम सांसदों से वो मुलाकात करती हुई, और यकीनन रेखा गुप्ता की ओर से यही कहा जाएगा कि आप सभी के सहयोग से दिल्ली को लेकर आगे बढ़ना है। उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो गहरा नाता और आरएसएस का भी रोल माना जा रहा है रेखा गुप्ता को यहां तक पहुंचने में। कहा जा रहा है कि आरएसएस की भी वो पसंद थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो जुड़ी रही। मोहन जी आपको दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। बड़ा दिलचस्प था इनका भी मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अभ्युदय के तौर पर। पहले शिक्षा मंत्री थे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन रेखा गुप्ता की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सभी का वो बधाई ले रही हैं और सभी को धन्यवाद भी कर रही हैं। जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी आदेश इन तस्वीरों पर।
देखिए, मुझे लगता है कि एक कटसी मुलाकात चल रही है मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद। जितने विधायक हैं, सांसद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ ये फोटो खिंचवा रही हैं। मुझे लगता है अभी आज का जो दिन है वो गुप्ताओं का दिन है। हमारे अंकित गुप्ता, हमारे गुप्ता, रेखा गुप्ता और राजेश गुप्ता। ये बहुत सही बात आपने कही है। दिल्ली की रेखा गुप्ता, हमारे अंकित गुप्ता, और गुप्ता, आपके राजेश गुप्ता, आपके राजेश गुप्ता। ये बहुत तो अच्छा है। मुझे लगता है कि ये आज इनका दिन है और उस हिसाब से आपने जिक्र किया मोहन यादव का, ये भी मोदी जी की बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान वाजपेयी जी के मुख्यमंत्री थे, उनकी बीजेपी के। तो इस हिसाब से जब इसका हम देखते हैं कि आप जब नई लीडरशिप स्टैब्लिश कर दी है बीजेपी ने पूरे देश में, नहीं, लेकिन जब देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद जब सीएम बनाया गया तो शिवराज सिंह चौहान को ही जिम्मेदारी दी गई थी। इस बात को कैसे भूल सकते हैं हम लोग? आप ये कहेंगे कि मोदी जी उस समय भी थे और शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बनाया गया था। ये बात अलग है कि फिर बाद में उनको हटा दिया गया, लेकिन तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी इन तस्वीरों पर रहते हैं। उत्साह, उमंग, उल्लास, 3 बड़े काम कौन से करने होंगे रेखा गुप्ता को? पहली कैबिनेट में क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री का मुझे भाषण 8 तारीख वाला याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी और बताया जाएगा शीश महल में कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो ये मुझे लगता है काफ़ी मुसीबत आने वाली है अरविंद केजरीवाल के लिए। अगर सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो जाएगी और पुरानी फाइलें खुल जाएंगी, जिस हिसाब से नतीजे आए थे जिस दिन, जो उसके बाद सेक्रेटरीट में जाके सारी फाइलें सीज कर ली गई थी, तो ज़्यादातर जो जानकारी है तो वो तो एलजी साहब के पास है ही है। तो आने वाले दिनों में अगर इस हिसाब से सरकार काम करेगी, अगर पुरानी फाइलों की जांच करेगी पिछले 11 साल की, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को काफी शीश महल के मुद्दे पर मैंने वो गीत भी सुनाया अरविंद केजरीवाल 2013 में, जब उनके सिर्फ 28 विधायक थे और कांग्रेस पार्टी के विधायकों के समर्थन से जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उनकी ओर से महलों पर निशाना साधा गया था, झोपड़ियों की बात कही गई थी। लेकिन जब शीश महल का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया तो वही गले की फांस बन गया और देखिए शीश महल से तो बाहर होना ही पड़ा, सत्ता के गलियारे से भी सीएम की कुर्सी से बाहर होना पड़ा और खुद अपनी नई दिल्ली की सीट भी अरविंद केजरीवाल नहीं बचा पाए। राजेश जी के पास में जाऊंगी। आप बोल रहे हैं कि गुप्ताओं का आज दिन है, लेकिन प्रफुल्ल जल्दी से आपकी टिप्पणी, चारू प्रज्ञा, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूं। तस्वीरों को देखकर खासतौर से बॉडी लैंग्वेज, एक आत्मविश्वास, देखिए जब इतने सारे बड़े बड़े नेताओं को साथ में लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि रेखा गुप्ता बहुत सीनियर लीडर में बीजेपी की नहीं आती हैं, उनसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज पहले से ही दिल्ली में बैठे हुए, अब सबको साथ में लेकर साध कर उनको चलना होगा। क्या प्लस पॉइंट है उनके साथ? उनकी कैबिनेट में ही वो 3 चेहरे हैं जो कि सीएम की रेस में आगे थे, आशीष सूद, प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा। अब ऐसे कद्दावर नेताओं को अपनी कैबिनेट में साथ में लेकर चलना और संभाल के चलना एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन आज का दिन उनका है। तो अब इसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ से वो सीधे सचिवालय जाएंगी, क्योंकि वहां पर जाके उन्हें सीएम ऑफिस पे चार्ज लेना होगा। पहला फैसला क्या लिया जा सकता है? क्या 2500 रुपए देने का फैसला किया जा सकता है? एक महिला को सीएम बनाया है तो माना जा रहा है कि हो सकता है जो पहला दस्तखत हो। देखिए बीजेपी जो अब तक हमने कवरेज की है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए वो सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी, लेकिन पहला दस्तखत अगर सीएम के तौर पर करेंगी तो क्या 2500 रुपए का ऐलान किया जा सकता है? मुझे लगता है कि उसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि उसके लिए पहले एक बजट का बनाया जाएगा, कॉर्पस बनाया जाएगा। उसके बाद जैसा बार बार बीजेपी भी कह रही है कि 8 तारीख तक, यानी अभी 10 दिन है, 8 मार्च तब तक वो करेंगे। मेरे ख्याल से जो पहली कैबिनेट का फैसला होगा वो कि विधानसभा कब बुलाई जाए, ताकि शपथ ग्रहण हो सके नवनिर्वाचित विधायकों का, उसके बाद स्पीकर का चुनाव हो, और उसके बाद जो सीएजी की रिपोर्ट की बात है ना, वो उसी विधानसभा सत्र के दौरान जो है सरकार जो है वो सीएजी की रिपोर्ट दर्शन करने के लिए पहुंचने वाली है अपने तमाम नेताओं के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो क्या समझ में आ रहा है इसके जरिए? मुझे लग रहा है कि प्राथमिकता दिखाई जा रही है कि देखिए हमारी प्राथमिकता यमुना है, साफ पानी देना है, आपको साफ यमुना देना है, ताकि आप जहां से यमुना की, क्योंकि यमुना में सिर्फ पूजा करने नहीं लोग जाते, बगल में रहते भी हैं, तो लोगों को ये दिखाना है, मैसेजिंग देनी है। जिस तरह से साबरमती रिवर फ्रंट है उसी तरह यहाँ भी बनाया जाएगा। और यमुना से तो रिश्ता भी जुड़ा हुआ है छठ महापर्व का, और बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे उसके ठीक पहले छठ का आयोजन किया जाएगा दिल्ली में, और अगर वो जो झाग और गंदगी भारतीय जनता पार्टी उसको साफ कर पाने में कामयाब हो जाती है अगले इन 6 महीनों तक, तो क्या आपको लग रहा है उसका असर बिहार में भी पड़ सकता है? आदेश, मुझे लगता है उस झाग और गंदगी ने अरविंद को दिल्ली से बाहर कर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, और ये बड़ा चैलेंज है बीजेपी के सामने, रेखा गुप्ता के सामने, कि कैसे वो इसके सामने एक रेखा खींचती हैं। क्योंकि दिल्ली का आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कम से कम 4 से 5 महीने आप दूषित हवा में रहते हो, और इसके अलावा यमुना का पानी, और बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं दिल्ली के जहाँ लोग गंदा पानी पी रहे हैं।
वो दिखाई देता है कि बोतल में, कि आपने जैसे कहा था कि ये पेरिस वाली दिल्ली है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके सामने वो है कि पहली कैबिनेट में ये पानी और यमुना का लेके कुछ फैसला करें, ताकि जो आपने चुनाव में वादे किए हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है अपने भाषणों में, उनको लेके एक सिंबॉलिकली संदेश जाए दिल्ली की जनता में कि हाँ, सरकार पहले दिन से इन 2 विषय को लेकर गंभीर है। और एनडीए की बैठक के लिए अभी जो खबर आ रही है कि रेखा गुप्ता इंपीरियल होटल में एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची है। हमारी कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें सारे फैसले आपके सामने आएंगे। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें फैसले सामने आ जाएंगे, लेकिन पहला फैसला क्या लिया जाएगा इसी को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जल्दी से एक लाइन में क्या हो सकता है पहला फैसला आदेश? मुझे लगता है कि यमुना और पानी, गंदा पानी, यानी दिल्ली की जनता को साफ पानी कैसे दें, इसको लेके कोई स्ट्रॉन्ग फैसला करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों इस बात से परेशान है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक इशू होगा जो सिंबॉलिकली दिखाएंगे कि ये हमारा कंसर्न है दिल्ली के लोगों के लिए और इस पर हम खरा उतरना चाहते हैं। चारू प्रज्ञा, क्या हो सकता है पहला फैसला, अगर वैसे ही एक उम्मीद के तौर पर मैं पूछूं तो? देखिए, मुझे लगता है यमुना जी से हमने शुरुआत कर ली है, तो हो सकता है कि उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यमुना जी केवल जैसा अभी सब कह रहे थे पूजा पाठ के लिए नहीं है, दिल्ली वालों के लिए पीने का पानी भी यमुना जी से आता है और बहुत लंबे समय से दिल्ली साफ पानी के लिए लड़ती चली आ रही है। अभी कोई धर्म जाति की बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ, रेखा जी को आप किसी धर्म जाति या जेंडर के लेंस से मत देखिए, आप उनको उनके मेरिट के लेंस से देखिए वो कितना अनुभव लेकर आती है। वो 3 बार की पार्षद है, वो बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, सिविक वर्क का उनको बहुत ज्यादा अनुभव है, वो सरल है, वो विनम्र है, लेकिन बहुत ही तेज तर्रार वक्ता भी है। तो वो एक ऐसी महिला होंगी जो दिल्ली को बहुत सशक्त तरीके से आगे लेकर चलेंगी। आज एक ऑब्जर्वेशन और करना चाह रही थी मैं, चित्रा जी, देखिए आज रेखा जी अपनी साड़ी के ऊपर एक जैकेट पहनकर आई है, इसी तरीके से सुषमा जी भी अपनी साड़ी के ऊपर जैकेट पहना करती थी। सुषमा जी भाजपा की पहली महिला सीएम थी जो दिल्ली को मिली थी, आज रेखा जी मिली है, तो दोनों को दूर से देखकर एक समानता सी दिखाई दे रही है और उसके मन में उत्साह और खुशी और बढ़ती जा रही है। और शायद वो जो दर्द बीजेपी का रहा है, क्योंकि सुषमा स्वराज सिर्फ 52 दिनों तक ही मुख्यमंत्री रह पाई थी और उनको विधानसभा सत्र तक बुलाने का मौका नहीं मिल पाया था। जिस तरह की स्थिति बनी थी और प्याज की बढ़ती कीमतों के कारण उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी, और प्याज के आंसू कितने रोए हैं बीजेपी ने बीते 26 सालों तक। तमाम कोर कसर हो गए थे, लेकिन कभी भी जीत नहीं मिल रही थी। लेकिन फिलहाल बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये अभूतपूर्व जीत है और अप्रत्याशित नतीजों के बाद ये जो अविस्मरणीय पल एनडीए के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता रामलीला मैदान से कैद करके अपने साथ लेकर गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई नहीं पहुंचा था। क्या वजह इसके पीछे की समझ में आ पा रही है? देखिए, बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आतिशी को और अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जो जानकारी अब निकल के आई है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुआ है। हालांकि अब इसको लेकर के बीजेपी के जो नेता हैं वो आगे क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता इस शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी इस शपथ ग्रहण को लेकर के अब आगे क्या बयान देती है, क्या कहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें, एक भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण समारोह किया गया रामलीला मैदान में और भारी संख्या में दिल्ली के लोग और जो आम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे। और आप देख सकते हैं मेरे साथ कि किस तरीके से खास तौर से भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंची थी और काफी ज्यादा मुस्कुराती हुई आपको महिलाएं नजर आएंगी, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान बीजेपी में किया गया है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री महिला बनाई गई है, उसको लेकर के काफी ज्यादा महिलाएं उत्साहित है। क्या कहेंगी? हम तो जी निशब्द हैं, कोई शब्द नहीं है। इतने अंदर से खुशी है, जैसे हमारे प्रभु राम जी जब अयोध्या आए थे, जो खुशी हमें उस समय महसूस हुई, आज हमें वही खुशी महसूस हो रही है। यानी राम जी के आगमन की खुशी महसूस हो रही है। बहुत अच्छा, 27 साल का वनवास खत्म हुआ है, उसमें तो सतयुग में तो 14 साल का वनवास था, पर अभी दिल्ली ने तो 27 साल का वनवास देखा है जी। और अब हम आए हैं, अब ये राम राज ही होगा। बलराम, मैं लौटूंगी आपके पास। लगातार रेखा राज की हर एक खबर पहुंचा रहे हैं दिल्ली तक, देश तक, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। यूपी के सीएम दिल्ली नहीं पहुंचे थे, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बजट पेश करने के बाद सुनते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा
जिन्होंने अथक परिश्रम से उत्तर प्रदेश की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट को आज सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के संविधान को लागू होने का यह अमृत महोत्सव वर्ष भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी यह अमृत महोत्सव वर्ष है। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की ये सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है, संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक केंद्र बनकर के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने 2025-26 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले जो बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किए थे उन सब की अपनी एक थीम थी। 2017-18 का जो बजट था वह उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। अन्नदाता किसानों के हितों के लिए जो अनेक कदम सरकार ने उस समय उठाए थे, उनके ऋण माफी के कार्यक्रम रहे हों, उनकी फसल को प्रोक्योर करने के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर और एमएसपी का दाम उन तक पहुंचाने के कार्यक्रम रहे हों, चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम और वर्षों से लंबित गन्ना मूल्य के भुगतान को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, अच्छे किस्म के बीज और सिंचाई के बेहतरीन सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने का रहा हो, ये सब कार्य तत्परता के साथ इसके लिए कदम बढ़ाए गए और आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो कदम 17-18 में उठाए गए, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी को, जो 2017-18 के पहले आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, आज उसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में मदद मिली है। वर्ष 18-19 का जो बजट था वह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य से इसको उभारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे में जो उत्तर प्रदेश की भागीदारी बहुत कम थी, आज गंगा एक्सप्रेस वे के पूर्ण होने के साथ ही उत्तर प्रदेश की भागीदारी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेस वे में 55% से अधिक हो जाएगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट भी हम लोगों ने 2018 में यहां पर संपन्न किया था और उस दृष्टि से 2018-19 का ये बजट हम लोगों ने प्रदेश की जनता को समर्पित किया था। वर्ष 19-20 का बजट प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को समर्पित था, जिसमें हम लोगों ने प्रदेश की मातृशक्ति के उन्नयन के लिए अनेक योजनाएं चलाई थी, जिनमें सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो,
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना हो या उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वाभिमान, स्वावलंबन, इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के साथ ही उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती को 20% अनिवार्य करने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, यह महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम था। वर्ष 2020-21 का बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को और उनके लिए अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए समर्पित किया था और इसमें 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, अनेक अन्य कार्यक्रमों को इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए समर्पित, युवाओं को समर्पित किया था। 2021-22 का जो बजट था हमारी सरकार का, वह स्वावलंबन से सशक्तिकरण की ओर था। एमएसएमई की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत जो उत्पाद थे उनको प्राथमिकता देते हुए स्वावलंबन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और उसके माध्यम से सशक्तिकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया गया था। 2022-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता की दिशा में हम लोगों ने उस समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। पंचायतों के आत्मनिर्भरता के लिए पहली बार ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। पहली बार उन सभी क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हुए थे जो महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण थे और ग्राम्य विकास की दृष्टि से हमारी जो आज भी लगभग 70% के आसपास आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, उनके लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था, जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में 5 से 7 रोजगार सृजन की संभावना स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वहां दिखाई देती है। 2023-24 का बजट उत्तर प्रदेश के अंदर एक त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को सुदृढ़ करने वाला बजट प्रस्तुत किया गया था और 2025-26 का बजट एक राम राज्य के लिए समर्पित, लोक मंगल की कामना से समर्पित बजट था। तो 2025-26 के अंदर जो 2024-25 का हमारा बजट था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म में भी, ट्रेड में भी, टेक्नोलॉजी में भी एक नए उछाल लाने वाला बजट था। पहली बार 65 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर आए, 14 लाख से अधिक इसमें विदेशी पर्यटक भी थे और पर्यटन में जो उत्तर प्रदेश पहले तीसरे नंबर पर था, वह उसने 2019 के बाद से जो गति पकड़ी वह नंबर 1 पर देश के अंदर आने में सफल हुआ है। और 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरीयता, यानी वंचित को वरीयता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इसमें एक तरफ जो बजट का आकार में बढ़ोतरी ये राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इस बजट में हमने 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर
पर धनराशि जो व्यय होगी, इससे अधिक रोजगार की सृजन इसके माध्यम से होंगे और यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। हमने प्रदेश के अंदर 2017-18 में जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो प्रदेश की कैसे हमने इसको बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, जो जीडीपी थी वह 12,89,000 करोड़ रुपए की थी, वह आज 24-25 में जो उसका अनुमान है वह 27,51,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान वह है। और ये दिखाता है कि इसमें 3 वर्ष का कालखंड ऐसा था जब वैश्विक महामारी कोरोना जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ा था, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं या केवल यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अत्यंत कठिन समय था। और आज उसी का परिणाम है कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश ने जो लंबी छलांग लगाई है, परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए हमें रेवेन्यू लीकेजेज को समाप्त करने पड़े थे। टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया गया था। हमें प्रदेश के अंदर राजस्व प्राप्ति के अपने नए साधन उपलब्ध करवाने पड़े थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश ने जो कदम उठाए हैं 22-23 हो, 23-24 हो या 24-25 के दौरान देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और हम लोगों ने अपने राजस्व प्राप्ति करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं वह अत्यंत सराहनीय माने गए हैं पूरे देश के अंदर, और वित्तीय क्षेत्र के जानकारों ने उसकी सराहना भी की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट जो कुल राजकोषीय घाटा है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, यानी जो FRBM की जो लिमिट है रिजर्व बैंक ने घोषित की है 3% के अंदर, वह 2.97% है। और यह एक वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से एक बेहतरीन कदम माना जा सकता है। राज्य सरकार का बहुत व्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन इसको मान सकते हैं। राजकोषीय अनुशासन का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण यह अपने आप में है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नीति आयोग के द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में जो उनकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भी उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर यानी अग्रणी राज्य के रूप श्रेणी में रखा गया है। यह पहली बार आया है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि में जो प्रदेश का जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है वह 8.9 अंकों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 18 में 13वीं अवधि में पूंजीगत जो व्यय था वह 8.8% से 19.3% के मध्य रहा है। और इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में औसत अनुपात से जो एवरेज रेशियो था उससे अधिक यूपी का रहा है। प्रदेश ने इस दौरान बेरोजगारी की दर को कम करने में सफलता प्राप्त की है और अत्यधिक रोजगार के सृजन करने में भी प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान जो कदम बढ़ाए हैं खासतौर पर अपने परंपरागत उत्पाद के लिए MSME सेक्टर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने पूरे देश के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। लगातार प्रयासों से प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनमें से अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसके माध्यम से हमने 60 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सीधे नौकरी प्रदान करने में भी सफलता प्राप्त की है। हमने
बजट में इस बार के बजट में 28,478 करोड़ और 31 लाख रुपए नई मदों के लिए हमने प्रावधानित किया है, जिसमें अवस्थापना विकास के लिए 1,79,131 करोड़ 4 लाख रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 22% है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए, भारी और मध्यम उद्योग के लिए, नगर विकास के लिए, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए और नागरिक उड्डयन के लिए यानी एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। आप देखते होंगे कि अक्सर शिक्षा के लिए 6% बजट की मांग होती है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में जो 13% केवल शिक्षा पे खर्च कर रहा है। कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने जो बजट के लिए प्रावधान किया, जिसमें कृषि और उसके सहायक सेक्टर हैं, जिसमें कृषि है, उद्यान है, पशुधन है, दुग्ध विकास का है, मत्स्य है, सहकारिता है, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति का है। इसमें 89,353 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 11% है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए यह सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने 50,550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कुल बजट का 6% है। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो यूनियन बजट में जो अभी केंद्रीय बजट जो देश की संसद में अभी पारित हुआ है, इसमें प्रत्येक जनपद में कैंसर डे केयर सेंटर की घोषणा की गई है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्ताव को भी किया है और बजट में हमने उसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी की है कि जिससे हर एक जनपद में हम एक पहले ही फेज में कैंसर रोगियों के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना करने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। यह हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम और संविदा से जुड़े हुए उन सभी कार्मिकों को जितने भी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए कार्मिक हैं, इन सभी कार्मिकों को हम लोगों ने अनिवार्य रूप से 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत का कवर हर वर्ष देने की एक बड़ी योजना को भी आज के इस बजट में उसका प्रावधान किया है और इसमें 5 लाख रुपए तक की उनको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देने की घोषणा इसमें की गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समाज कल्याण विभाग के लिए बजट में 35,863 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला और बाल विकास के लिए यह धनराशि उपयोग में आएगी। छात्रवृत्ति के लिए 4,720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था और सामाजिक पेंशन के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसमें 13,448 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब उत्तर प्रदेश अपने एक सुदृढ़ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के माध्यम से बीमारू राज्य नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने 8 वर्ष में जो सामूहिक रूप से प्रयास आगे बढ़ाए थे, आज उसका परिणाम है कि हम भारत की डेवलपमेंट में ग्रोथ इंजन की भूमिका के रूप में एक प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़े हैं। इस बार हमने बजट में 4 नए एक्सप्रेस वे की भी घोषणा की है, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे से
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक यानी बाया हरदोई फर्रुखाबाद तक, इसको हम लोगों ने एक तो इसके लिए बजट का प्रावधान किया है, दूसरा गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इसी मार्ग से ले जाते हुए शक्तिनगर सोनभद्र तक जोड़ने के लिए भी एक घोषणा इसके साथ हम लोगों ने की है, जिसको बिंद एक्सप्रेसवे के रूप में हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने इसमें आज के इस बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है और गंगा एक्सप्रेसवे को ही हम लोगों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था आज के इस बजट में प्रस्तावित की है। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर इस बार हमारे जो अनुभव रहे हैं उसको देखते हुए हम लोगों को ये अनुभव हुआ है कि वहां पे आवागमन को और सुगम बनाने के लिए 2 नए ब्रिजेज बनाने बहुत आवश्यक हैं। एक शास्त्री ब्रिज के साथ पैरेलल गंगा नदी के ऊपर और एक यमुना नदी के ऊपर जो नैनी में सिग्नेचर ब्रिज है उसके पैरेलल एक नए ब्रिज बनाने के लिए इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक केंद्र के रूप में, एक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रदेश सरकार ने एक कन्वेंशन सेंटर, ये कन्वेंशन सेंटर जो भी हमारे बनेंगे जिसमें बड़े पैमाने पर हम लोग वहां के सार्वजनिक कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेंगे, इनके निर्माण के लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान किया है और ये सभी नगर निगमों में, खासतौर पर प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों में और खासतौर पर उन नगर जो हमारे कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं उन पर पहले चरण में हम इसको करने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उत्सव भवन बनाने के कार्यक्रम को भी बजट में प्रावधान किया गया, जिसमें विरासत भी विकास भी कुछ इसी तरह का बजट आज योगी सरकार की ओर से पेश किया गया, जिसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।